Hello students, I am Miss Sharma from AS Tutorial। हमने स्टार्ट किया था सब्जेक्ट विद अकाउंटेंसी और उसमें हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग टर्म्स। हमने कुछ टर्म्स कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ आज हम नए टर्म्स भी सीखेंगे। चलो, तो सबसे पहले हमने जो टर्म्स कंप्लीट किए उसके फटाफट नाम याद कर लेते हैं कि कौन से हमने टर्म कंप्लीट किया हुआ है। तो सबसे पहला जो टर्म हमने कंप्लीट किया है वो है ट्रांजैक्शन। क्या होता है ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन का मतलब सिंपल सा कि हम क्या कर रहे हैं, दो जन के अंदर डीलिंग कर रहे हैं, मतलब हम गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं विथ मनी और मनी वर्थ। मतलब अगर हम फुल्ली इसका मतलब बोले तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन और टू पार्टी इज नोन एज ट्रांजैक्शन। क्लियर? नेक्स्ट वन है इसका ही, इसके दो पार्ट है, दैट इज मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी का मतलब क्या पढ़ा है हमने? मॉनेटरी का नाम से पता चल जाता है, दैट इज मनी। ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व हो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब पैसा तुरंत मिले या कुछ दिन बाद मिले पर पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी का मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं है। मतलब एक सिंपल सा बार्टर सिस्टम याद रखने का। इसका एग्जांपल क्या याद रखेंगे हम लोग? बार्टर सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट वन है मॉनेटरी के भी दो टाइप्स हैं, दैट इज कैश और दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब सिंपल सा ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है और मनी इमीडिएटली पेड हो रहा है या रिसीव्ड हो रहा है, या तो हमको तुरंत पैसा मिल रहा है या तो हम तुरंत पैसा पे कर रहे हैं। ऐसे ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे? कैश ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल बोलूँ तो मैं शूज़ की दुकान पे गया, मैंने शूज़ खरीदा, उसको मैंने पैसा दे दिया, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? ऑफकोर्स कैश ट्रांजैक्शन। क्लियर? क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? मैं उसी शूज़ की दुकान पे गया और मैंने उसको बोला मैं आपको कुछ दिन बाद पैसा दूंगा, मतलब मैंने तुरंत का तुरंत पैसा दिया नहीं, दूंगा मैं पैसा ही बट कुछ दिन बाद, मतलब उधार में हम खरीद रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर? इसमें ये पैसा इन्वॉल्व है बट पैसा लेटर डेट पे या फ्यूचर डेट पे मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर? नेक्स्ट हमने सीखा था हमने इसके बाद कैपिटल सीखा था। कैपिटल का मतलब क्या होता है? एनी अमाउंट और एनी एसेट विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर इन इट्स बिजनेस। कोई भी पैसा या कोई भी एसेट, ये मतलब एसेट का मतलब प्रॉपर्टी, अगर ओनर ने अपने बिजनेस में लाया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। अगर अपने बिजनेस में ला के पैसा रख रहा है, वो डाल रहा है या कोई एसेट लेके आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या सीखा हमने? जैसे ओनर कुछ पैसा लेके आ रहा है, वैसे वो कुछ पैसा अगर लेके जा रहा है विथ हीज ओन पर्पस, खुद के पर्पस के लिए या प्राइवेट यूज़ के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग। एनी अमाउंट और एनी एसेट विड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। कोई भी चीज़ अगर वो ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहा है बिजनेस में से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइंग। क्लियर? फिर हमने सीखा था डेब्टर, मतलब दैट इज नोन एज डेटर। हम प्रोनाउंस क्या करेंगे इसको? डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या? ये ऐसे पर्सन है जिससे हमको पैसा, हम कौन? बिजनेस। हाँ, हम कौन? बिजनेस। हमको पैसा लेना बाकी है। क्यों लेना बाकी है? क्योंकि हमने उनको सेल आउट किया है, वो भी उधार में। क्लियर हो गया? तो डेटर आर दोज पर्सन फ्रॉम होम बिजनेस हैज टू रिसीव अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। हमने उधार में उसको बेचा हुआ है तो उससे पैसा लेना बाकी है, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? डेटर। क्लियर? नेक्स्ट वन है
क्रेडिटर। ये पर्सन कैसे होते हैं? ये पर्सन दे आर दोज पर्सन टू whom business has to pay for getting goods and services on credit। हम लोग ये ऐसे पर्सन है जिसको बिजनेस को पे करना है। क्यों पे करना है भाई? क्योंकि इसने इससे परचेज किया है, वो भी उधार में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्लियर? ये सारे टर्म्स हमने अभी तक कंप्लीट किए हुए हैं। आई होप आप सबको ये सारे टर्म्स आते होंगे और आपने लर्न भी किए होंगे। चलो, तो अभी हम कुछ नए टर्म्स पे आते हैं। अभी कुछ नया टर्म सीखेंगे। ये सारे टर्म्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हम सीखेंगे दैट इज बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट क्या होता है? बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है उनमें? जैसे कि हमको मालूम है डेटर कौन है? डेटर ऐसे पर्सन है जिससे हमको पैसा लेना है, पर कभी कभी कुछ ऐसे डेटर्स होते हैं हमारे पास जिनसे हमको पैसा मिलने वाला नहीं है। वो डेटर्स कंगाल हो गए हैं या भाग गए हैं या कुछ भी हो गए, या समझ लो डेथ हो गए, मर गए, तो उनसे पैसा अभी मुझे मिलेगा नहीं। उनसे अभी पैसा मिलेगा नहीं। वो पैसा जो हमको मिलेगा नहीं उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट। जो पैसा मेरा डूब गया, मतलब मुझे डेटर से लेने का था पैसा, बट वो पैसा अभी मुझे मिलेगा नहीं। मतलब ये ऐसा अमाउंट है जो इनरिकवरेबल है, जो हमको मिलेगा नहीं। वैसे अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट। आ रहा है समझ में क्या बोला मैंने? यह ऐसा पैसा है जो हमारा डूब गया है। क्यों डूब गया है? क्योंकि डेटर से पैसा मिला नहीं है। तो मैं लिखता हूँ इसका मीनिंग, an amount which is irrecoverable फ्रॉम डेटर। किससे इनरिकवरेबल है? डेटर से। क्या लिखा हुआ है? एन अमाउंट विच इज इनरिकवरेबल, मतलब वो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि डेटर कंगाल हो गया है, डेटर के पास पैसा नहीं है, या डेटर समझ लो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो गया है, या तो डेथ हो गया है, कोई भी रीज़न से भाग गया है, अब उनसे पैसा मिलने वाला नहीं है। वैसे पैसे को हम क्या बोलते हैं? बैड। किससे डूबा हुआ है? तो डेटर से। ऐसा पैसा जो हमको मिलेगा नहीं, किससे? पर डेटर से। क्या? इज नोन एज बैड। सिंपल सा। डेब्ट का मतलब क्या होता है? उधार ना। तो बैड डेब्ट मतलब ऐसे उधार वाले जिनसे पैसा मिलेगा नहीं, ऐसा डेटर है जिससे हमको पैसा मिलेगा नहीं। एग्जाम्पल में मैं बोलूँ तो कोई एक डेटर था जिससे मुझे 5,000 रुपया लेना था। 5,000 रुपया लेना था, बट अभी वो पैसा उसके पास, जब मैं उसके पास गया वो बोलता है मेरे पास पैसा अभी है नहीं। तो मैंने उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ बेची और उससे मुझे सिर्फ 4,000 रुपया रिकवर हुआ। कितना? 4,000 रुपया रिकवर हुआ। मतलब 1,000 रुपया मेरा क्या हो गया? बैड डेब्ट। आ रहा है समझ में क्या बोला मैंने? बैड डेब्ट का मतलब समझ में आ रहा है कि ये ऐसा पैसा है जो हमको रिकवर नहीं होगा। किससे? डेटर से। जो पैसा हमको मिलेगा नहीं, किससे? डेटर से। क्लियर हुआ? ऐसे पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट। क्लियर? ऐसे अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बैड डेब्ट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स बार बार रिपीट होंगे जैसे जैसे आप आगे सम्स करने स्टार्ट करोगे, अकाउंटिंग पढ़ोगे ना, ये सारे टर्म्स आपको आएंगे। तब आपको कोई मतलब नहीं बताएगा, आपको डायरेक्ट इफेक्ट देना रहेगा। तब आपको मतलब पता होना चाहिए कि क्या होता है मतलब। क्लियर? तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे टर्म्स। नेक्स्ट टर्म हम पढ़ते हैं, दैट इज 7th वन वाला, सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट क्या होता है? तो सॉल्वेंट ऐसे पर्सन होते हैं
जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी है या इतनी जायदाद है कि अपना डेप्ट पे कर पाए, मतलब अपनी लाइबिलिटी पे कर पाए। मतलब दे आर दोज पर्सन हु इज कैपेबल टू पे हिज डेप्ट। डेप्ट मतलब उधार, मतलब इनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपना कर्जा पे कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं सॉल्वेंट पर्सन। मतलब हम बोले ना तो इनकी जो एसेट होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो उनकी लायबिलिटी मतलब कर्जे से ज़्यादा होती है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट पर्सन। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मैंने किसी से कर्जा लिया 50,000 रुपया और मेरा जो प्रॉपर्टी है, मेरी जो प्रॉपर्टी है वो है 1.5 लाख रुपए की। मैंने 50,000 रुपया उधार लिया, मेरी प्रॉपर्टी 1.5 लाख की। मतलब मेरी अगर मैं प्रॉपर्टी बेचूँ तो मैं अपना कर्जा पे कर सकता, तो मैं कौन सा पर्सन कहलाऊँगा? सॉल्वेंट पर्सन। तो हम लिख सकते हैं इधर हम लिख सकते हैं दे आर द पर्सन, दे आर द पर्सन हुज एसेट, एसेट का मतलब प्रॉपर्टी है, एसेट का मतलब प्रॉपर्टी। दे आर द पर्सन हुज एसेट आर मोर देन इट्स लायबिलिटी। क्या है? उनकी लायबिलिटी से, उनकी लायबिलिटी से उनका एसेट ज़्यादा है। क्या बोला मैंने? ये ऐसे पर्सन है जिनके पास प्रॉपर्टी उनकी लायबिलिटी से मतलब कर्जे से ज़्यादा है, मतलब वो अपना कर्जा चुका सकते हैं। दे आर कैपेबल टू पे देयर डेप्ट, मतलब ऐसे पर्सन है जो अपना डेप्ट पे कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट पर्सन। हाँ, आगे अगर हमको लिखना है तो हम बोल सकते हैं दे आर फाइनेंशियली साउंड पर्सन। मतलब ये फाइनेंशियली साउंड का मतलब क्या होता है? उनके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है कि उनको हम लोग क्या बोलेंगे? वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि हाँ वो अपना कर्जा पे कर सकते हैं। एंड they are in position, they are in position to pay their debt। मतलब वो अपना कर्जा पे कर सकते हैं, वो ऐसे पोजीशन पे है कि वो अपना कर्जा क्या कर सकते हैं? चुका सकते हैं। तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट पर्सन। क्लियर हो रहा है? सॉल्वेंट पर्सन का मतलब ऐसा पर्सन जो कैपेबल है अपना डेप्ट पे करने के लिए, मतलब इतना पैसा है मेरे पास कि मैं अपना कर्जा पूरा कर सकता हूँ। ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट पर्सन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है 8th दैट इज इंसॉल्वेंट। ये तो अभी दिमाग में फटाफट चलना चाहिए कि अभी इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होगा। ऑफ कोर्स ये कैपेबल है, ये कैपेबल नहीं है। ये ऐसा पर्सन है जो अपना डेप्ट पे नहीं कर सकता, मतलब इसकी लायबिलिटी मतलब कर्जा उसके एसेट से ज़्यादा है। कर्जा ज़्यादा है और एसेट कम है, प्रॉपर्टी कम है। ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट पर्सन। They are the person whose liabilities are more than its asset। क्लियर हुआ? मतलब इसमें है ना ऐसी इतनी लायबिलिटी हो गई, इसके बाद इतना कर्जा हो गया है कि अभी वो अपना एसेट बेच के भी चुकता नहीं कर सकता। इतना कर्जा ले लिया उसने कि अभी अपना डेप्ट मतलब वो पैसा दे ही नहीं सकता।
ऐसा जैसे डेटर्स का मैंने बोला आपको, डेटर ऐसा हो जाता है कि उनको बस पैसा रहता ही नहीं देने के लिए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इंसॉल्वेंट डेटर। तो एसेट इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जिसके पास लायबिलिटी ज़्यादा है और एसेट कम है। क्लियर हुआ? हम बोल सकते हैं एग्जांपल में ले लूँ तो मैं, इसने 2 लाख का कर्जा ले लिया है, पर इसकी जब पर्सनल एसेट बेच के हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो 1 लाख रुपया ही है, मतलब 1 लाख रुपया ये पे नहीं कर सकता। तो 1 लाख के लिए ये क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। समझ में आया? बैड डेट का मतलब क्या होता है, ऐसा पैसा जो रिकवर नहीं हो, किससे नहीं हो, डेटर से नहीं हो। सॉल्वेंट का मतलब ऐसे पर्सन जो अपना डेप्ट पे कर सकते हैं, मतलब उनकी एसेट उनकी लायबिलिटी से ज़्यादा है। इंसॉल्वेंट का मतलब ऐसा पर्सन जिसकी लायबिलिटी उसके एसेट से ज़्यादा है, उसकी लायबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, और उसका एसेट थोड़ा कम है, तो इसलिए वो पे नहीं कर पाएगा। अब पे नहीं कर पाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, इंसॉल्वेंट पर्सन। 9th वन पढ़ते हैं हम, दैट इज प्रॉफिट। मज़ेदार। अब जब हम बिजनेस करते हैं किसके लिए, इसके लिए बिजनेस किसके लिए करते हैं भाई, प्रॉफिट के लिए। कम प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट। हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे माइंड में क्या चलता है, यार प्रॉफिट होना चाहिए, तो ही तो बिजनेस आगे चलेगी ना कि हम सोचते हैं यार लॉस हो जाए मज़ा आ जाएगा, नहीं, हम सोचते हैं हमेशा हम सोचते हैं प्रॉफिट है। फिर बात की बात है कि कभी लॉस भी होता है, कभी प्रॉफिट भी होता है, वो अपनी बात की बात है, पर अपने दिमाग में क्या चलता है भाई, हमको प्रॉफिट ही कमाना है ना। हमारा मोटिव क्या रहता है, बिजनेस का मतलब ही रहता है मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का मतलब ही क्या रहता है, मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। हम चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं, कैसे भी करके प्रॉफिट कमाएं। पर प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा जब, मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, और उसके बाद हम उसको सेल कर देते हैं, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रॉ मटेरियल के लिए 20 रुपया खर्चा किया, 20 रुपया खर्चा किया, 20 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदा, फिर बनाने के लिए मुझे 30 रुपया लगा, तो मैं बेचूंगा कितने में, 50 में? नहीं, ऑफकोर्स वो 50 से ज़्यादा होगा। समझ लो मैंने इसको बेचा 60 रुपये में, तो ये जो 10 रुपया है ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ना। अब इसका कॉन्सेप्ट कैसा है कि जो सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस इट इज ऑलवेज मोर देन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब बनाने का खर्चा, मतलब मैंने बेचा ज़्यादा में है, बनाया कम में है, तो जाके मेरे को प्रॉफिट हुआ है। तो इसका मतलब सिंपल सा है, सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। क्या बोला मैंने, सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, मतलब मैंने बेचा ज़्यादा में है और बनाना है, जो प्रोडक्ट बनाया है वो कम में बनाया हुआ है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। क्लियर हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि ये पेन बनाने की कंपनी मेरी है, मार्केट